बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैक एंड एसोसिएट का यूट्यूब चैनल। In today's video we will discuss the advantages of a private limited company, or you can say corporate body, over proprietorship and partnership. How it will more fruitful for a new business or a startup. सो इसमें हम सारा ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 इनकॉर्पोरेट होती है और रेगुलेट होती है बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये क्यों कर और किस तरह से बाकी जो फार्म्स ऑफ बिजनेस हैं जो मोस्ट पॉपुलर है इन पाकिस्तान, विच इज़ प्रोप्राइटरशिप, and the other popular form of business is partnership firm। तो उससे ये किस तरह से बेहतर है, इसको इनकॉर्पोरेट कराना चाहिए। होता है ये इनफैक्ट कि मोस्टली जब हमारे क्लाइंट्स इन्हें कांटेक्ट करते हैं तो वो हमें से ये एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं कि आप हमें तजवीज़ कीजिए, आप सजेस्ट कीजिए, बीइंग आवर लीगल एडवाइज़र और आवर लीगल कंसल्टेंट, कि विच फार्म वी शुड यूज़ टू रन आवर न्यू बिजनेस। और जो स्लाइटली पहले से कोई थोड़ा सा बिजनेस हो रहा होता है तो उनको आइडिया नहीं हो पाता, या समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी कि हम जंप करना चाहते हैं फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप टू a private limited, or a partnership to a private limited, or a single member company which is also a corporate body। तो इसमें वो जब हमें पूछते हैं, ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है फॉर एनी न्यू इंटरप्रेन्योरशिप और प्रोप्राइटर जो कि जंप करना चाह रहा होता है या स्टार्ट ही जो है वो इधर से नहीं लेना चाह रहा होता है। तो आजकल चूँकि स्टार्टअप जो फार्म ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में वो ऑब्वियसली बड़ी पॉपुलर हो रही है, और मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन हमें जनरेट होते रहते हैं। कभी हमें वो इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो आज की जो अब इसी चीज़ को एड्रेस करेगी कि टू फार्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एज क्या होंगे और इसके जो नेगेटिव्स हैं वो क्या हो सकते हैं या होते हैं फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम enterprise, for a smaller business, for a new business, or especially for the startups। तो अब लेट्स टॉक अबाउट दी एडवांटेजेस। तो इसका जो बेहतर और जो पहली एडवांटेज है वो ये है कि ये इट्स अ कॉर्पोरेट बॉडी। जैसे कि मैंने 2-4 दफ़ा ये टर्म यूज़ की है, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी अंडर द लॉ। ये अपने शेयर होल्डर से, अपने डायरेक्टर से, या अपने जो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स हम उनको कहते हैं जो इसको सबसे पहले इसके फाउंडर्स बनते हैं एज अ शेयर होल्डर आर बीइंग अ डायरेक्टर्स। तो वो इसके बाद में डायरेक्टर्स भी होते हैं और शेयर होल्डर भी होते हैं। तो वही इसको अगर ऑपरेट करते रहते हैं तो दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एनी डेट अपॉन द कंपनी। अगर कंपनी किसी तरह का कोई लोन लेती है या इसके ऊपर कोई डेट्स आ जाते हैं तो या फिर कोई दूसरा बंदा इसको सू करता है, क्योंकि कंपनी इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी, इट कैन सू एंड इट कैन बी सूड। इट इज़ अ वेरी बेसिक principle of the company law, being a corporate body, that it can be sue and it can be sued। इसको सू भी किया जा सकता है और ये सू भी हो सकती है। यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की नहीं होती है, विच इज़ द मेन एडवांटेजेस, वन ऑफ द एडवांटेज यू कैन से ओवर दी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जो कि वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होता। यहाँ अगर आपकी कंपनी को किसी तरह से भी कोई कल को सू कर देता है, आप किसी कैटेगरी का भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई अदालत ले जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो you don't have to appear there by yourself। You can simply pass a resolution and you can appoint a person, an employee of your company to appear before any court of law or any other forum to pursue that matter in the court of law or any judicial or quasi judicial forum। तो ये इसका सबसे पॉपुलर एडवांटेज है जो कि इसको बीइंग कॉर्पोरेट बॉडी होने की वजह से मिलता है बाकी अदर फार्म ऑफ बिजनेसेस पे। दूसरा इसमें आ गया कि इसमें जो आपकी लायबिलिटी है
वो आपकी लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, स्पेशली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, यहाँ आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। या क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी जो है उसी में आपकी अनलिमिटेड कंपनी की, ये चूँकि ये लिमिटेड बाय शेयर्स है ये कंपनी, तो यहाँ आपके शेयर्स के हद तक आपकी लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं है। और ये मामला भी आपको वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में ये फैसिलिटी या ये कह लें कि ये सहूलत वहाँ मैसर नहीं होती है। तो हम बात करते हैं इसके तीसरे जो है वो एडवांटेज पे, जो कि आ जाता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी और जो इसकी एक वर्थ है उसके हवाले से। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अ कॉर्पोरेट बॉडी हैव मोर क्रेडिबिलिटी एज कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, क्योंकि बेसिकली इसको मोस्टली जो कंट्रीज़ में कोई ना कोई रेगुलेटर इसको गवर्न कर रहा होता है। जैसे कि मैंने पाकिस्तान में कहा कि जो पाकिस्तान में जो मेन रेगुलेटर है किसी भी तरह की जो कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट फार्मुलेट होती हैं या हैं, उनको वो रेगुलेटर इनका यही है, और वही ये इस तरह की सारी कंपनीज को रेगुलेट कर रहा होता है। तो पीपल कैन ट्रस्ट मोर देन अ प्रोप्राइटरशिप आर अ पार्टनरशिप कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर ये कहीं डिफ़ॉल्ट करती है तो इसका रेगुलेटर जो है वो उसके पास हम जा सकते हैं, उसको कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, या इन एनी केस वहाँ हमारी जो है वो रेमेडी हो सकती है। तो ये इसका तीसरा एडवांटेज था। फिर इसमें आ जाता है कि इसमें जो फंड रेजिंग है वो बाकी दो फार्म ऑफ बिजनेस से कंपैरेटिवली इजी है। इसमें फंड रेजिंग आप अपना स्टॉक बेच के, जो आपके कंपनी का स्टॉक हो, कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हों, और अगर आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स तो है ही, लेकिन अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है, जो कि इन्हें वो प्राइवेट लिमिटेड का स्कोप नहीं है, वो लिमिटेड कंपनी का स्कोप है, तो वहाँ पे आप शेयर्स अपने पब्लिक को ऑफर करके वहाँ से फंड रेजिंग कर सकते हैं, या अपने जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो आप बढ़ा सकते हैं। और ये भी सहूलत बाकी दो फार्म ऑफ बिजनेस में नहीं है। फिर इसमें नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो चूँकि बाकी दो के हिसाब से ज़्यादा होते हैं, वहाँ कम पर्सन्स होते हैं जो उस बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ आप मिनिमम 2 से लेके अप टू 50 तक एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड में तो जा सकते हैं। 50 डायरेक्टर्स अंडर दी पाकिस्तानी कंपनी लॉ हो सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल्स पर्सन्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं किसी कंपनी को, तो वहाँ पे आप वो सारे अगर अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने मनी को पूल करें, तो यू वुड हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेज दी कंपनी फंडिंग। तो इस तरह से आपके पास चूँकि बंदे ज़्यादा होंगे, पर्सन्स ज़्यादा होंगे डायरेक्टर या शेयर होल्डर की शक्ल में, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी जो कंपनी की फंडिंग है उसको रेज कर सकते हैं। फिर इसमें आ गया कि एक बड़ा मेन क्वेश्चन जो मोस्टली हमसे पूछा जाता है बीइंग लीगल एडवाइजर्स या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, को वो ये है कि जी हम कहाँ से कितनी अमाउंट, कितने पेड अप कैपिटल से वी कैन स्टार्ट, और हमें कितने से करना चाहिए। तो मिनिमम कैपिटल तो एज यू नो, अगर आपको थोड़ा बहुत का आइडिया है कि इनकॉर्पोरेशन के वक्त मिनिमम जो वो पेड अप ऑथराइज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है डेट इज़ 100,000 रुपीज़, उससे कम तो हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम तो यू कैन गो इनटू मिलियंस एंड हंड्रेड ऑफ मिलियंस में आप जा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि एज हमेशा एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टार्टअप, अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू दी वर्थ ऑफ बिजनेस, और आपकी जो फाइनेंशियल मौजूदा सिचुएशन होती है और जो आइंदा आपकी वो मामला होने वाले थे, उसकी बेस के ऊपर एडवाइस किया जाता है कि आपको 1 लाख से 1 मिलियन से, या फिर 2 मिलियन से 5 मिलियन से 10 मिलियन से स्टार्टअप लेना चाहिए। और इसमें जो एक और एडवांटेज ये है जो बाकी फार्म ऑफ बिजनेस में नहीं है, वो ये है कि आप किसी भी टाइम अगर आप 100,000 से इनकॉर्पोरेट हो गए, तो आप एनी टाइम यू कैन रेज योर पेड अप कैपिटल एट एनी लेटर स्टेज। उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अगर बढ़ाना है तो कोई बड़ी ही सारी मुश्किल है, वो आप इजीली उसको इन्हांस कर सकते हैं।
तो ये एक अनदर एडवांटेज है टू फार्म कॉर्पोरेट बॉडी। तो उसके बाद ये आ जाता है कि इसकी जो नेम अवेलेबिलिटी की एक है इन क्लास सेक्शन 10 है कंपनीज एक्ट में, उसके अंडर सबसे पहले आपने नेम अवेलेबिलिटी सीख करनी होती है, और जो नाम पहले से हो वो आप नहीं ले सकते। तो इस तरह से एक आपको ये नेम की सिक्योरिटी भी नहीं मिल जाती है, यानी अदर देन ट्रेडमार्क वगैरह आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने से भी अपना नाम काफ़ी हद तक सिक्योर कर लेते हैं। और ये भी एडवांटेज आपको प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अवेलेबल नहीं होता। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, जो मेजर एडवांटेज एक अगर और काउंट करता जाऊँ, वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी में हमेशा ये इंटेंट होती है कि कोई भी वीडियो इतनी लेंथी ना हो कि वो आपको लथार्जिक कर दे। तो इसलिए इसको कट शट करते हुए आखिरी एडवांटेज आपको बता देता हूँ कि वेन एवर यू डील with your corporate body to other क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, तो वहाँ भी इसका एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है। अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं, आपका माल जो एक्सपोर्ट होता है, तो अदर कंट्रीज़ में ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप एक बेहतर फार्म ऑफ बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं। बीइंग अ डायरेक्टर आप वर्क कर रहे हैं फॉर योर कॉर्पोरेट बॉडी। तो ये इसका एक बहुत बेहतर एडवांटेज, जिससे आपको आर्डर्स मिलने की जो है काफ़ी एक्सपेक्टेंसी रहती है। और उसके अलावा जो इसके साथ ऐड करता चलूँ तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, ई कामर्स के ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि भी आप प्राइवेट लिमिटेड फार्मुलेट करेंगे, देन यू कैन रन योर ई कामर्स बिजनेस। उसमें कुछ अमेजोन के भी आ जाते हैं, कुछ और बहुत सारे ई कामर्स के बिजनेस है जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट रखी जाती है। तो वहाँ तो फिर ये मैंडेटरी हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। जो मेन कंसर्न होता है कि भाई अगर हम फार्मुलेट कर लेते हैं तो फिर हमें क्या इसका जो है वो स्कोप रहेगा, हमें क्या अप्रीहेंशन रहेंगे। मतलब प्रोप्राइटरशिप में तो उनको पता है कि इतने ज़्यादा कोई फार्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। तो इसमें वो जानना ये चाहते हैं कि क्या हमें इस एज़ कम्पेयर टू अदर फार्म ऑफ बिजनेस यहाँ पे क्या इन्हें वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कल को वो रजिस्टर होने के बाद। तो यहाँ सबसे जो एक तो स्टार्ट लेते वक्त इसकी जो बिजनेस फार्मेलिटीज़ हैं टू फार्म प्राइवेट लिमिटेड इज कंपैरेटिवली बिट कॉस्टली एज कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, और थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेड भी है। तो ये थोड़ा सा इसका इनकॉर्पोरेशन का जो सिलसिला है वो उनसे थोड़ा सा हेक्टिक, कॉस्टली और डॉक्यूमेंटेड है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे मेन कंसर्न है और 99% एंटरप्रेन्योर्स का, ट्रेडर्स का, जो लोग इन्हीं इसको इन्हें रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनका ये कंसर्न होता है कि इसमें टैक्स कितना होगा जी। तो उस हवाले से जो मैं अगर आपको बताऊं कि टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो पाकिस्तान में उन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस से ज़्यादा है। अगर हम ये कहें जी कि इसमें शायद कोई टैक्स की कोई जो है वो उनसे बेहतर सिलसिला रहेगा, तो डैट इज़ अनट्रू। अगर कोई आपको ऐसा कहता भी है तो ये हकीकत से बहुत बरक्स है। जो उसका वो प्रोप्राइटर का है वो सबसे कम है, और वो पार्टनरशिप का भी स्लाइड सा फ़र्क है। लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स है, व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, you have a private limited company, then you have to pay the tax according to जो कॉर्पोरेट बॉडी की जो स्लॉट है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द एनुअल टैक्सेस आर। जो अगर आप अगर एस टी आप भी लेते हैं, सी एस टैक्स रजिस्टर होते हैं या पी आर ए के साथ जाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपको मैंने इतने सारे एडवांटेजेस इन्हें काउंट करवाए हैं, तो अगर जहाँ आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है स्टेट को, तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी इसके ज़रिए मिलते हैं। तो फिर कुछ जो तीसरा और आखिरी इसका डिसएडवांटेज मैं देखता हूँ कि पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरशिप में subsequent after incorporation there is no legal formality on the basis of annual return, or you can say after 6 months or 1 year 2 year,
बट यहाँ आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑन एनुअल बेसिस आपको वो करनी पड़ती हैं with the SECP as well as with the FBR and other concerned bodies। तो ये इसका एक और कह लें कि ऐसा मामला है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करवाते हुए एप्रीहेंशन फील करते हैं। लेकिन इन नटशल एट द एंड अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आपने अपने बिजनेस के स्कोप के हिसाब से देखना है। अगर तो आपको जो एडवांटेजेस मैंने बताया वो ज़्यादा सूट करते हैं तो देन गो फॉर इट, अदरवाइज तो आपकी चॉइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो में आपको एक काफ़ी बेहतर एनालिसिस हुआ होगा कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहिए और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने थॉरली बता दिए हैं। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।